इफ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू। यदि उसके पास समय होता तो वह आपको कॉल करेगा। यदि उसके पास समय होगा तो उसको वो कॉल करेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा सेंटेंस आपको विल या शैल प्लस V1 दिया हुआ। जब भी दूसरा सेंटेंस में विल या शैल प्लस V1 आ जाए, जब जब दूसरा सेंटेंस में विल या शैल प्लस V1 आ जाए तो कंफर्म है कि ये पास्ट फॉर्म नहीं आएगा, प्रेजेंट फॉर्म आएगा। कौन सा? प्रेजेंट फॉर्म आएगा। तो प्रेजेंट फॉर्म माने ही हैज, इफ ही हैज टाइम, अगर उसके पास समय होगा तो कंफर्म है कि वो कॉल करेगा। तो इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो दूसरे सेंटेंस में इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी V1 या V5, दूसरे सेंटेंस में विल या शैल प्लस V1 होता है। लगभग इसका क्वेश्चन आ ही जाता है, विल या शैल प्लस V1 होता है, विल या शैल प्लस V1 आते रहता। आंसर एक होगा। नेक्स्ट आइए। He may have grown taller. He may have grown taller when I last saw you. जब से मैं तुम्हें आखिरी बार देखा, आखिरी बार जब से तुम्हें मिला, वह लंबा हो चुका है। हो सकता है कि वो लंबा हो गया हो। तो he may have grown taller। देखिए वेन आपको दिख रहा होगा, नियम कहता है कि वेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस आ जाए तो पास्ट इन पास्ट के तहत मे का माइट होनी चाहिए। यदि हम कंजक्शन के बाद पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो कन्फर्म है कि यहाँ भी पास्ट फॉर्म होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो कन्फर्म है कि ये कंजक्शन का रूल गलत है। दूसरी बात कि कंजक्शन के पहले हम फ्रॉम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। V4 का यदि हम यूज करना चाहते हैं तो नियम कहता है V4 का कि V4 का पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज करते हैं। दूसरे सेंटेंस में हैड प्लस V3 आता है, हैड प्लस V3 आता है। या फिर हम V4 का एक और नियम यूज करते हैं, हम V4 के बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे तो कन्फर्म है कि दूसरा सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा। मतलब विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव प्लस V3 आएगा, विल हैव या शैल हैव प्लस V3 आएगा, है ना। विल हैव या शैल हैव प्लस V3 आएगा। ये V4 का नियम होता है। लेकिन V4 के बाद ये हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं तो यहाँ कन्फर्म है कि हैड प्लस V3 चाहिए, जो नहीं लिखा हुआ है। तो सी भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ऑप्शन आपका जो था वेन के बाद पास्ट आएगा तो इधर भी पास्ट होनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी भी गलत है। तो बचा कौन सा? बी। अब बी कैसे सही है हम ये ध्यान देते हैं। एक नियम आता है सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब, तब सिंस का अर्थ से आएगा। लेकिन जब सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम के बदले सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाए, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाए, मतलब दोनों अर्थ में हम कह सकते हैं कि सिंस के बाद या तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है या सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस। जब सिंपल पास्ट टेंस आएगा तो सिंस का अर्थ जब से निकलेगा, जब से ये कंजक्शन काम करेगा, ये प्रीपोजिशन काम करेगा। सिंस के बाद आपका या तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है या सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। दोनों स्थिति में आपका टेंस जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट होता है, या प्रेजेंट परफेक्ट होगा। मतलब कंप्लीट एक्शन होगा तो कंफर्म है कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा। परफेक्ट फॉर्म होनी चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम या सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस होता है, दोनों इक्विवेलेंट होता है। एक प्रीपोजिशन काम करता है तो एक कंजक्शन काम करता है। इसलिए यहाँ आपको फ्यूचर परफेक्ट के तौर पर दर्शा दिया गया, यानी परफेक्ट फॉर्म ही होनी चाहिए। मे हैव ग्रॉन टॉलर, हो सकता है कि वो बड़ा हो गया होगा। मतलब जब मैं उससे आखिरी बार मिला, जब मैं उनसे आखिरी बार मुलाकात किया तो हो सकता है कि बड़ा हो गया होगा। गेट ग्रो बिकम के बाद कंपैरेटिव फॉर्म आता है तो इसका फॉर्म जो लिया गया वेन नहीं आएगा बल्कि सिंस एब्सोल्युटली राइट आंसर आएगा। सिंस आई लास्ट सा हिम होगा। क्लियर हो गया? सिंस आई लास्ट सा हिम हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी होगा। ये क्वेश्चन आपको कई बार टेंस में भी सिखाऊंगा, कंजक्शन में भी, कि सिंस के बाद या तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम जितने होते सारे के सारे सिंपल पास्ट टेंस के इक्विवेलेंट होते हैं। सारे पॉइंट ऑफ टाइम सिंपल पास्ट टेंस के इक्विवेलेंट होते हैं। इसलिए हम टेंस परफेक्ट में यूज करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं।
आंसर आपका बी आएगा। ही हु विल बीट द हाईएस्ट विल गेट द प्रोडक्ट। कह रहा ही हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ये कहता है कि हम डबल फ्यूचर सेंस यूज नहीं कर सकते। सेंस आपका टाइम आपका फ्यूचर लेंगे, लेकिन दोनों टेंस हम फ्यूचर नहीं लगा सकते हैं। ये आपका क्लाउज के तहत आएगा, रिलेटिव क्लाउज में चला आएगा। और रिलेटिव क्लाउज फ्यूचर में यूज नहीं करते हैं। तो जब फ्यूचर में रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा तो कन्फर्म है कि सिंपल प्रेजेंट, मतलब ये कहता है क्लाउज या क्लाउज जो होता है वो उसका कहना है कि हम एक सिंपल प्रेजेंट टेंस लेंगे, लेकिन टाइम फ्यूचर ही रहेगा। टेंस प्रेजेंट लेकिन टाइम फ्यूचर। तो ही विल बीट द हाईएस्ट नहीं, बल्कि ही के अनुसार बीट्स हो जाएगा। ही हु बीट्स द हाईएस्ट, जो ज्यादा सबसे ज्यादा बोली लगाएगा। बीट मैंने होते हैं बोली लगाना है। यदि किसी वस्तु की जो ऑक्शन होती है, जब नीलामी होता है तो उसकी बोली लगाया जाता है। कह रहा ही हु बीट्स द हाईएस्ट, जो पर्सन सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, विल गेट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ले जाएगा, प्रोडक्ट उसी को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब हम क्लाउज बनाते हैं, जब किसी सेंटेंस को क्लाउज बनाते हैं, चाहे नाउन क्लाउज हो, चाहे एडवर्बियल क्लाउज हो, चाहे कोई भी क्लाउज हो, तो जनरली हम ये देखते हैं कि इफ अनलेस या इन केस के बाद हम विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, रिलेटिव क्लाउज कहलाएगा। जब एक क्लाउज है तो क्लाउज के बाद विल सेल का यूज करना गलत माना जाएगा, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। आगे आइए। जॉन हैड टोल्ड मी डैट। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, आपको समझ में आएगा। डैट के बाद जो सेंटेंस आपको दिख रहा हो ये प्रेजेंट टेंस है। हैज नॉट डन इट एट, वह इसे अभी तक नहीं किया। ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा होगा, ही हैज नॉट डन इट एट, वह अभी तक इसको नहीं किया। इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, तो गारंटी के साथ है कि ये पास्ट नहीं होनी चाहिए भाई। यदि ये पास्ट होगा तो इसे भी पास्ट होना चाहिए, तो ये प्रेजेंट फॉर्म इसको होनी चाहिए। प्रेजेंट फॉर्म होने के लिए आपको टोल्ड नहीं होगा, वाज टेलिंग नहीं आएगा, बल्कि टेल्स आएगा। फिर इसको इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, जॉन टेल्स मी, तो ये क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट नरेशन बना हुआ है। इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग नरेशन बनाते हैं, तो ये आप गौर से देखिएगा तो इनडायरेक्ट नरेशन बना हुआ है ना। जैसे देखिए लिख सकते हैं हम ऐसे, जॉन सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू लिख सकते हैं हम आई हैव नॉट डन इट एट। ये नरेशन इसको बनाना है, तो लिखेंगे जॉन सेज टू मी के स्थान पर टेल्स लिखेंगे। ये डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट हो गया। बस क्वेश्चन यही है और कुछ है नहीं इसमें लिखा हुआ। क्वेश्चन, दे कुड नॉट टेल मी, वे लोग मुझे नहीं बताया, वे लोग मुझे बता नहीं सका, व्हाई डिड ही नॉट ईट हिज लंच, कि वह अपना लंच क्यों नहीं किया, अपना लंच क्यों नहीं खाया, वो मुझे बता नहीं पाया, मुझसे नहीं बता पाया। नियम कहता है कि ये WS वर्ड है। याद करिए आप, टेंस या क्वेश्चन टैग की क्वेश्चन जो हम पढ़ाते हैं टेंस में या नरेशन में, आप सीखिए नरेशन का भी क्वेश्चन इस तरह से, दे कुड नॉट टेल मी, ये WS वर्ड है। सिखाया जाता है कि जब जब WS सेंटेंस, ध्यान देंगे ये सिखाया जाता है आपको कि जब जब WS सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, जब जब WS सेंटेंस से पहले कोई सेंटेंस आया रहे, जब जब WS सेंटेंस से पहले कोई सेंटेंस आ जाए तो WH वाले भाग को असर्टिव बनाते हैं। WH वाले भाग को असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव बनाते समय में हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। जहां जहां WH वर्ड सब्जेक्ट, हमने WH सेंटेंस से पहले जब जब कोई सेंटेंस आ जाए तो WH वाले भाग को असर्टिव बनाया जाता है। असर्टिव बनाने का मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मेट है डिड ही नॉट इट नहीं, बल्कि ही डिड नॉट इट होनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर आएगा। जैसे हम यूज करते हैं, वह क्यों नहीं खाया, यदि इस क्वेश्चन को यहां से यहां हम हटा देते हैं तो कंफर्म है कि व्हाई डिड ही नॉट इट सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसे ही WH के पहले कोई सेंटेंस आ जाएगा तो WH वाले भाग को असर्टिव लगाना पड़ता है। जैसे हम बात करेंगे व्हाट इज योर नेम, योर नेम, ये बिल्कुल सही है,
कहीं कोई गलती नहीं, व्हाट इज योर नेम बिल्कुल सही है, लेकिन यदि हम लिखेंगे टेल मी व्हाट इज योर नेम, टेल मी व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। यदि हम यूज करते हैं टेल मी, मुझे बताइए आपका नाम क्या है, तो ये आप गलत हो जाएगा। यहाँ व्हाट इज योर नेम लिखना गलत हो जाएगा, ये फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि यहाँ WH सेंटेंस से पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ, वाक्य असर्टिव होनी चाहिए, तो लिखेंगे टेल मी व्हाट योर नेम इज हो जाएगा। योर नेम इज होता है, ये फॉर्मेट हम कई एक बार बच्चों को सिखाते रहते हैं बार बार, कि जो एग्जामिनर पूछता है जिससे आप अनभिज्ञ है वो चीज को ध्यान दीजिए आप ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए हमेशा, कि जब जब आपका WH वर्ड के पहले कोई सेंटेंस आ जाए तो वाक्य असर्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप रटा हुआ होगा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, सही है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, वेयर डू यू लिव बिल्कुल सही है। लेकिन यदि कोई पूछेगा कि मैं जानता हूं, आई नो, मुझे पता है कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव यहाँ लिखना गलत हो जाएगा, यहाँ लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत होगा कि चूंकि ये WH सेंटेंस है, ये WH सेंटेंस से था, वेयर डू यू लिव सही था यहाँ, लेकिन यहाँ गलत है, क्योंकि WH के पहले एक सेंटेंस आ गया। जब जब WH के पहले सेंटेंस आएगा तो सबसे पहला नियम है कि WH के पहले कोई कंजक्शन नहीं आएगा, सबसे पहला नियम है कि WH के पहले कोई कंजक्शन नहीं आएगा, सबसे पहला। दूसरा नियम कहता है दूसरा नियम कि वेयर डू यू लिव जो आपको लिखा हुआ, वेयर डू यू लिव जो आपको दिख रहा है, ये असर्टिव होनी चाहिए। असर्टिव बनाते समय सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अंदर तो लिखेंगे आई नो वेयर यू लिव हो जाएगा, ये असर्टिव हो गया, ये सही होगा। तो इस चीज को सीखना होता है, ऐसा नहीं कि कुछ हम नया सिखा रहे हैं, ये सब आपको हम ग्रामेटिकल पार्ट में ही हम सिखा देते हैं, स्टार्टिंग में ही आपको बताते हैं, स्टार्टिंग में ही आपको सिखाते हैं। तो उम्मीद करें कि इसका आंसर अब समझ में आ गया होगा आपको। दे कुड नॉट टेल मी, वो लोग मुझे बता नहीं पाया, वाई ही डिड नॉट हो जाएगा, ही डिड नॉट इट, है ना। खासकर ऐसा लंच करने के लिए ईट नहीं आते, यहाँ टेक होनी चाहिए, ईट के स्थान पर टेक, यदि नहीं है तो ईट से काम चला रहे हैं, टेक या हैव होनी चाहिए, और नहीं है तो चलो ईट लगा देते हैं। ऐसे लंच करना, ब्रेकफास्ट करना, डिनर करना, इस सब के लिए टेक या हैव क्रिया के यूज करते हैं, टेक या हैव क्रिया के यूज करते हैं। नहीं है तो काम चला लेते हैं हम लोग ईट देके, कोई ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करें इसमें, ऐसे हैव या टेक होते हैं, टेक ब्रेकफास्ट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हम जब टेंस या नरेशन पढ़ाते हैं तो भली भांति हम सिखाते हैं किस तरह से क्वेश्चन सवाल करता है और आपको इस तरह से बनाना है। तो 5 का आंसर बी हो जाएगा, बी आंसर होगा। इट बिकेम क्लियर, करा इट बिकेम क्लियर, करा स्पष्ट होगा, अस्पष्ट था, करा स्पष्ट था, इट बिकेम क्लियर स्पष्ट था कि द स्ट्रेंजर्स वर हेडिंग इनटू ए सीरियस डिजास्टर, करा ये स्पष्ट हो गया था कि स्ट्रेंजर्स माने होते अजनबी, अजनबी को स्ट्रेंजर्स कहते हैं। स्ट्रेंजर्स जो है अनजान लोग जो था, अजनबी लोग जो थे, एक गंभीर आपदा की ओर जा रहा था। की ओर जाना, तो की ओर जाना हेड टुवर्ड्स होते हैं, हेड टुवर्ड्स, की ओर जाना हेड टुवर्ड्स होते हैं, हेड टुवर्ड्स, की ओर जाना हेड टुवर्ड्स होते हैं, हेड टुवर्ड्स से सीरियस डिजास्टर, गंभीर आपदा की ओर जा रहा था। कौन? स्ट्रेंजर्स, अजनबी अनजान लोग जो था। कर इट बिकेम क्लियर, स्पष्ट हो गया था कि जो स्ट्रेंजर्स वो एक गंभीर डिजास्टर की ओर जा रहे थे। हेड टुवर्ड्स हो जाएगा, इनटू तो मोशन में शो करते हैं, जहां मोशन आएगा वहां इनटू आएगा। अलोंग जो होते हैं किनारे किनारे होते हैं, समानांतर के अर्थ में यूज होते हैं, जैसे कहते हैं रोड के किनारे अलोंग द रोड, नदी किनारे अलोंग द रिवर, तो ये समानांतर के अर्थ में यूज होते हैं। ऑन तो सुपर इम्पोज होते हैं, टेबल पर रखा हुआ, टेबल पर रखा हुआ तो यहाँ ऑन आएगा, ये ऑन आता है। 20 kilometers are not a great distance in these days of fast moving vehicles. 20 kilometers, ध्यान दीजिए, दोबारा तिबारा क्वेश्चन बराबर आते रहता है आप लोग के साथ। करा 20 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर,
ध्यान दीजिएगा, कह रहा 20 किलोमीटर, किलोमीटर्स। देखिएगा, एक दिन क्वेश्चन आपको सिखा रहे थे, टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट, वेट, मीजर, मेजरमेंट, टाइम, डिस्टेंस, वेट, अमाउंट, मीजर, यदि ये सभी सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, वो भी प्लूरल देखने में लगे, लेकिन एक यूनिट के रूप में रहे, एक इकाई के रूप में रहे, तो सिंगुलर काम करेगा। जैसे 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स आर नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस। देखो ए आर्टिकल लगा दिया, इसका मतलब ये 20 किलोमीटर्स एक लंबी दूरी नहीं है। आर नहीं भाई, इज होनी चाहिए। इज होने के लिए आपका ऑप्शन एक होगा। इसमें कौन कौन सा ग्रुप आएगा? आएगा आपको टाइम आएगा, डिस्टेंट आएगा, डिस्टेंस आएगा, वेट आएगा, वेट आएगा, मीजर आएगा, मीजर आएगा, अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा। ये सब आपको ध्यान देना होगा। इसमें आपको टाइम मिलेगा, डिस्टेंस आएगा, वेट आएगा, मीजर आएगा, अमाउंट आएगा। ये सभी सब्जेक्ट प्लुरल रहने के बावजूद भी, सब्जेक्ट प्लुरल रहने के बावजूद भी वर्ब सिंगुलर होता है, क्योंकि ये सभी एक यूनिट का काम करेगा, एक इकाई का काम करेगा, सिंगुलर आएगा। यस इक्वल टू यस ले लेगा। लेकिन देखने में तो लग रहा था कि 20 किलोमीटर से सर तो आर होनी चाहिए। अरे भाई, एग्जामिनर तो यही चाहता है कि तुम लोग का गलतियां हो, वो तो यही चाहता है ना कि आप लोग की गलतियां हो। टाइम, डिस्टेंस, वेट, मीजर, अमाउंट, जैसे ही सब्जेक्ट के अर्थ पर रहेगा, एक यूनिट का काम करेगा, एक इकाई का काम करेगा, तो वर्ब सिंगुलर लेगा, इज आएगा। आई अडेप्टेड अ न्यू मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समस्या को हल करने के लिए नया तरीका अपनाया। अडेप्ट, ध्यान दीजिएगा इस पे। ये जो होता है आपका एक अडेप्ट होते हैं। अडेप्ट जो होते हैं अनुकूल बनाना। अडेप्ट जो होते हैं अनुकूल बनाना, जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद टू आता है। अडेप्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर टू आता है। फिर इसी में आता है आपका अडॉप्ट, अपनाना, गोद लेना, एडॉप्ट होते हैं। फिर एक आता है अडेप्ट, ये एडजेक्टिव है। बाकी जो आपको दिख रहा है ये सब, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। अडेप्ट होते अनुकूल होना। अनुकूल होना मतलब होते परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, जैसा देश वैसा भेष। ये होते अडेप्ट होते हैं, जिसका साइनो आता है, जिसका बराबर आता है यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद टू आएगा। अडेप्ट अनुकूल होना या किसी परिस्थिति में ढल जाना, अपने आप को जैसा देश वैसा भेष में ढाल लेना। एडॉप्ट होते अपनाना या गोद लेना। अपनाना या गोद लेना एडॉप्ट होते हैं। अडेप्ट एडजेक्टिव है। अडेप्टाइट होता है, निपुण या दक्ष होता है। गुड एट इसका साइनो आता है। गुड एट इसका सेनोनिम आता है। किसका? अडेप्टाइट का। निपुण या दक्ष या कुशल होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, आई अडेप्टेड अ न्यू मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समस्या को हल करने के लिए नया तरीका अपनाया है। जब नया तरीका अपनाने की बात हो रहा है तो अडॉप्टेड नहीं आएगा। आई अडॉप्टेड अ न्यू मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये तो पैसिव हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये भी नहीं आएगा, ये भी पैसिव है। आई हैव बीन अडॉप्टेड, मुझे अपनाया गया, ये तो पैसिव हो जाएगा ना, जो गलत है, जो गलत है। हॉपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब है ना, मतलब हुआ डिस्टर्ब की आशा ना करते हुए, परेशान ना होने की आशा करते हुए। आई सैट डाउन इन माई इजी चेयर। देखिए जहां जहां V4 से वाक्य शुरू होगा वो पार्टिसिपल कहलाएगा। जब जब आपका V4 से वाक्य शुरू होगा तब तब वो पार्टिसिपल कहलाएगा। और पार्टिसिपल का दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होनी चाहिए। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट जब भी आएगा तो सेम होनी चाहिए। तो लिखा होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब, डिस्टर्ब नहीं होने की उम्मीद करते हुए। नहीं उम्मीद करते हुए यानी जो उम्मीद नहीं कर रहा था वही आई है, वही इसका आई है। आई सैट डाउन इन माई इजी चेयर टू रीड द बुक। मैं किताब को पढ़ने के लिए आराम से कुर्सी पर बैठ गया ताकि लोग डिस्टर्ब मुझे ना करें। करे ये उम्मीद से बैठा ताकि लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें। होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब, डिस्टर्ब ना करने की उम्मीद रखकर मैंने आराम से किताब को पढ़ने के लिए कहा, कुर्सी पर बैठ के। आई वॉन एज ए प्राइज, जिस किताब को प्राइज के रूप में जीते थे। इसका मतलब हुआ कि जिस किताब को, जैसे मान लिया जाए आराम से इस किताब को पढ़ने के लिए कुर्सी पर बैठ गए। जिस किताब को, मतलब इस किताब को प्राइज के रूप में जिसको जीते थे, इसका मतलब लग रहा है पास्ट, इन पास्ट का सेंस दे रहा।
पास्ट इन पास्ट, देखो ना, होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब, डिस्टर्ब ना करने की उम्मीद करते हुए, डिस्टर्ब ना करने की आशा करते हुए, मैंने किताब पढ़ने के लिए चेयर पर आराम से बैठ गए। जिस किताब को प्राइज के रूप में जीते थे, इसका मतलब लग रहा है कि पास्ट में पहले प्राइज जीता गया, उस किताब को पहले प्राइज के रूप में जीता गया। तो पास्ट इन पास्ट ये कहता है कि जो काम पहले हो जाए उसे पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, यानी आई हैड वोन एज ए प्राइज। जिस किताब को हम प्राइज के रूप में जीते थे, उसी किताब को पढ़ने के लिए आराम से कुर्सी पर बैठ गए। इसका मतलब हो रहा है कि दोनों टाइम में डिस्टेंस है, पहले प्राइज के रूप में जीता गया, बाद में उसको आराम से पढ़ने के लिए चेयर पर बैठा है। क्लियर? इफ यू आर लिविंग नियर ए मार्केट प्लेस, कह रहा इफ यू आर लिविंग नियर ए मार्केट प्लेस, कह रहा यदि यू आर लिविंग नियर ए मार्केट प्लेस, कह रहा यदि आप मार्केट प्लेस के आसपास रह रहे हैं, यदि आप मार्केट प्लेस के आसपास इर्द गिर्द रह रहे हैं, इफ यू आर लिविंग नियर ए मार्केट प्लेस, यदि आप मार्केट प्लेस के इर्द गिर्द आसपास रह रहे हैं, तब यू शुड बी रेडी, तब तुम्हें तैयार रहना होगा, तब तुम्हें तैयार रहना होगा। किस लिए भाई? टू बियर द डिस्टर्बेंस काउज्ड बाय ट्रैफिक, ट्रैफिक के द्वारा उत्पन्न डिस्टर्बेंस को बर्दाश्त करने के लिए। तब बियर विथ होते हैं सहन करना या बर्दाश्त करना। फिर से समझिए, क्वेश्चन कुछ है नहीं। कह रहा इफ यू आर लिविंग नियर ए मार्केट प्लेस, यदि आप मार्केट प्लेस के इर्द गिर्द रह रहे हैं, मार्केट प्लेस के करीब रह रहे हैं, तब आपको तैयार रहना चाहिए। किस लिए भाई? तो ट्रैफिक से उत्पन्न डिस्टरबेंस को सहन करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यदि मार्केट प्लेस के आसपास रह रहे हैं तो ट्रैफिक से जितने उत्पन्न डिस्टरबेंस होगा उसको सहन करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बियर विथ मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना। बियर विथ सहन करना या बर्दाश्त करना, बियर विथ होते हैं। बियर विथ सहन करना या बर्दाश्त करना। यहां भी देखो पार्टिसिपल है, डिस्टरबेंस नाउन है प्लस V3 है, पार्टिसिपल बाय ट्रैफिक दिख रहा होगा पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल किसी सेंटेंस में पैसिव वॉइस का काम करेगा, जितने भी पास्ट पार्टिसिपल होगा सबके सब पैसिव वॉइस का काम करेगा। मतलब इस सेंटेंस को हम चाहेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन से लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को हम रिलेटिव प्रोनाउन से लिख सकते हैं यहां से यहां तक। देखिए छोटा सा लिख देते हैं, द डिस्टरबेंस डेट या विच, जो इच्छा लगे, विच वाज caused सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं, इज caused बाय ट्रैफिक। यानी यहां से यहां तक को हम रीराइट कर सकते हैं, डिस्टरबेंस काउज्ड बाय ट्रैफिक या डिस्टरबेंस दैट या विच इज काउज्ड बाय ट्रैफिक। मतलब ट्रैफिक से जो उत्पन्न डिस्टरबेंस होते हैं उसे सहन करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। फिर रेडी 2 + V1 या बी रेडी 4 + नाउन होता है। बी रेडी 4 + नाउन, बी रेडी 2 + V1, तैयार रहना, तैयार रहना। द मोर दे अर्न, ये क्वेश्चन पढ़ाया गया होगा आपको कि जहां जहां द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव से शुरू होगा, द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव से वाक्य शुरू होगा तो कंफर्म है कि दूसरा सेंटेंस भी द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव आएगा। द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव, द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव से जब वाक्य शुरू होगा तो अगला भी आपका द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव से शुरू होगा। द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव तो अगला भी द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव आएगा। द मोर दे अर्न, द मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स। यानी आंसर आपका बी होनी चाहिए, आंसर आपका बी होनी चाहिए। क्लियर हो गया? बी होगा, जितना ज्यादा वे लोग कमाता है उतना ही ज्यादा खर्च करता है, उतना ही ज्यादा खर्च करता है। यू हैव कम हेयर विथ ए व्यू टू, क्या ये सब क्वेश्चन नहीं बताया गया? विथ ए व्यू टू, विथ ए व्यू टू के बाद V4 आता है। जनरली नियम होता है 2 के बाद V1 आता है,
जनरली नियम होता है टू के बाद V1 आता है, लेकिन विथ V2 के बाद जब भी आएगा तो V4 आएगा, तो इंसल्ट नहीं इंसल्टिंग होगा। आप मुझे इंसल्ट करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। विथ V2 मैंने होता है के उद्देश्य से, विथ V2 के उद्देश्य से। A little railroad engine, करा लिटिल रेल रोड इंजिन, लिटिल मैंने होता है छोटा, रेल रोड इंजिन, करा छोटा रेल रोड इंजन was employed by a station yard for doing a small pieces of work। देखिए, करा लिटिल रेल रोड इंजन जो है was employed, employed तो होते बहाल करना, एम्प्लॉय मैंने होते बहाल करना, एम्प्लॉय तो किसी व्यक्ति को बहाल करना एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं किसी व्यक्ति को बहाल करना एम्प्लॉय होते हैं। तो यहाँ तो एम्प्लॉय होगा नहीं, स्टेशन यार्ड पर तैनात किया गया, स्टेशन यार्ड पर लगाया गया, ये स्टेशन यार्ड नहीं होगा, एट द स्टेशन यार्ड होगा, क्योंकि छोटे स्थानों के लिए हम एट प्रीपोजिशन लगाते हैं, बाई स्टेशन यार्ड नहीं, स्टेशन यार्ड के द्वारा नहीं, एट द स्टेशन यार्ड भले होगा, है ना। एम्प्लॉय इसलिए नहीं होगा कि एम्प्लॉय तो किसी पर्सन को हम एम्प्लॉय कर रोजगार देते हैं, कंपनी में काम लगाते हैं, इसलिए एम्प्लॉय नहीं होगा, यूज्ड होगा, इस्तेमाल किया गया। करा छोटे रेल रोड इंजन का स्टेशन यार्ड पर इस्तेमाल किया गया फॉर डूइंग अ स्मॉल पीसेस ऑफ वर्क, छोटे मोटे काम को करने के लिए, स्मॉल पीसेस ऑफ वर्क मतलब हुआ छोटे मोटे काम को करने के लिए स्टेशन यार्ड पर ये रेल रोड इंजन को लगाया गया, इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल किया गया, यूज्ड होगा, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना। क्लियर हो गया। A little railroad engine, कल a little rail engine was employed by a station yard, नहीं ये पैसिव आपको भले दिख रहा था इसलिए बाई आप लगा रहे थे, लेकिन कह रहा है कि स्टेशन एक छोटा स्थान है तो वहां एट होगा। फॉर डूइंग अ स्मॉल पीसेस ऑफ वर्क, छोटे छोटे कामों को करने के लिए, छोटे छोटे कामों को करने के लिए स्टेशन यार्ड पर, स्टेशन यार्ड पर इस्तेमाल के लिए छोटे रेल रोड इंजन इस्तेमाल किया गया, वहां इस्तेमाल किया गया, स्टेशन यार्ड पर इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया, यूज मैंने इस्तेमाल करना, मेक मैंने बनाना होता है, यहाँ बनाया नहीं गया, इस्तेमाल किया गया। फ्रॉम एन एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू द पेंटिंग डिड नॉट अपील टू मी, करा फ्रॉम एन एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू, देखिएगा ये क्वेश्चन आते रहता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू आते रहता है, फ्रॉम ये क्वेश्चन आते रहता है बराबर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, कभी कभी आएगा फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, हर दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से, फिर उसी को लिखा यहां फ्रॉम एन एस्थेटिक, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, इसी चीज को इस तरह से लिखते रहता है एग्जामिनर, लिख लो इसको, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू हर दृष्टिकोण से, फ्रॉम एन एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू सौंदर्य की दृष्टिकोण से, लिख लेंगे। एक विद्यार्थी पूछ रहा सर बी यूज टू होता है ना, बिल्कुल सही कहना है, जब हम बी यूज टू लगाएंगे या यूज टू लगाएंगे तो ये आदत अभ्यास बताना शुरू करेगा, या गेट यूज टू लगाइए, गेट यूज टू, यदि हम गेट यूज टू लगाएंगे या बी यूज टू लगाएंगे तो ये हैबिचुअल शो करता है, ये हैबिचुअल शो करता है, हैबिचुअल, फिर यहाँ इस्तेमाल करना का अर्थ नहीं आएगा, यहाँ फिर आदत बताना शुरू करेगा, उसे धूम्रपान करने की आदत था, उसे क्रिकेट खेलने की आदत था, उसे बाजार जाने की आदत था, बस सुने उसे पढ़ने की आदत था, तो यहाँ हैबिचुअल शो करेगा, हैबिट बताना शुरू करेगा यूज टू यदि हम लगाएंगे तो। लेकिन यहाँ यूज तो बनते होता है इस्तेमाल करना, नहीं कहता यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो, एक ही लिखो फेंको कलम है, यूज एंड थ्रो है, ये लिखो फेंको कलम है, यूज एंड थ्रो है, तो यूज मैंने इस्तेमाल करना हुआ, तब वहां हम टू कैसे लगाएंगे। फ्रॉम एन एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये सही लिखा हुआ, फ्रॉम एन एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हुआ सौंदर्य की दृष्टिकोण से, एस्थेटिक माने होते हैं सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य से रिलेटेड एस्थेटिक होते हैं, तो कह रहा सौंदर्य की दृष्टिकोण से द पेंटिंग डिड नॉट अपील टू मी, पेंटिंग जो है मुझे अट्रैक्टिव नहीं किया, पेंटिंग मुझे अट्रैक्टिव नहीं किया, मुझे
मुझे ध्यान केंद्रित नहीं किया, मतलब कहने का मतलब हुआ कि सौंदर्य की दृष्टिकोण से, एस्थेटिक में ना होते, प्राकृतिक सौंदर्य से रिलेटेड होते। अब देखिए, फ्रॉम पॉइंट, व्यू पॉइंट ये लिखना गलत है, फ्रॉम व्यू पॉइंट लिखना गलत है, क्योंकि फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। द पेंटिंग, इसमें तो लिखा हुआ ही नहीं है एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें तो लिखवे नहीं किया, इसलिए गलत है। सी ऑप्शन, फ्रॉम एन एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, यहां तक तो ठीक है, फ्रॉम एन एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू द पेंटिंग हैड अ लिटिल अपील टू मी। अपील आपका मेन वर्ब है, अपील आपका मेन वर्ब है। देखिए, अपील आपका मेन वर्ब है। अपील मतलब होता है अनुरोध करना, विनती करना, फॉर समथिंग, टू समबडी, टू समबडी, ये होते हैं अनुरोध करना, विनती करना, ऐसे अनुरोध करना, विनती करना, हे बाबू, हे भैया, हे बहन, हे दीदी, हे मामा, ये हुआ अनुरोध करना, विनती करना, ये अपील होते हैं, ये वर्ब का काम करेगा। अपील, विनती करना, फॉर समथिंग या समबडी होते हैं, किसका यूज करेंगे, अपील का हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया? जैसे हम यूज करेंगे फार्मर्स, फार्मर्स हैव अपील्ड, appeal to the government, to the government for help, है ना? या फिर हम लिख सकते हैं फॉर हेल्प लगा दो। क्या क्या देखिए, फार्मर्स हैज अपील टू द गवर्नमेंट टू हेल्प, किसानों ने क्या किया, मदद के लिए किस सरकार से अपील किया, सरकार से अर्जी किया कि मालिक मुझे मदद करिए। फार्मर्स हैज अपील टू द गवर्नमेंट फॉर हेल्प, यहाँ अपील टू जो होता है ना, अपील आपका वर्ब का काम करता है, लेकिन अपील का एक और मतलब निकलता है, अपील का एक और मतलब निकलता है। अपील अट्रैक्टिव के अर्थ में भी यूज होता है, वी अट्रैक्टिव, वी अट्रैक्टिव, वी अट्रैक्टिव आकर्षक होता है, वी अट्रैक्टिव। यहाँ अपील के बाद टू आता है, जब अपील के बाद वी अट्रैक्टिव अर्थ आएगा तो इसका भी अर्थ आपका टू लेगा, प्रीपोजिशन टू आएगा। नेचर के लिए, सेंस ऑफ जस्टिस के लिए ज्यादा आता है, नेचर के लिए, नेचर के लिए या सेंस ऑफ जस्टिस के लिए ज्यादा आता है, सेंस ऑफ जस्टिस, जस्टिस ज्यादा इसके लिए आता है, सेंस ऑफ जस्टिस या नेचर के लिए आता है अपील, का साइन हो जाएगा आपका वी अट्रैक्टिव, आकर्षक होना, वर्ब के रूप में यूज करेगा, वर्ब के रूप में यूज करेगा, वी अट्रैक्टिव, लिख लो। from an aesthetic point of view, from an aesthetic point of view, करा from an aesthetic point of view, सौंदर्य की दृष्टिकोण से, सौंदर्य की दृष्टिकोण से कह रहा कि पेंटिंग जो है मुझे अट्रैक्टिव नहीं किया, मेरे पसंद का नहीं है, पेंटिंग ठीक है भाई, लेकिन सौंदर्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेरे लिए, मुझे आकर्षित नहीं करता। आंसर डी बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए, देखिए, वर्न विथ फीवर, वर्निंग विथ फीवर, ये तो ठीक है, ठीक है भाई, वर्निंग फिर फीवर है, लेकिन जो स्थान सूचक आपको दिख रहा है वो लास्ट में होनी चाहिए, इनवेड लास्ट में होनी चाहिए। इनवेड आपका स्थान सूचक है, जैसे इन बिहार, इन राजस्थान, इन यूपी, इन उत्तराखंड, इन बिहार, इन पटना, यह स्थान सूचक। प्लेस सूचक किसी सेंटेंस में लास्ट में होनी चाहिए, यानी इनवेड आपका लास्ट में होने के लिए आपका ऑप्शन केवल और केवल कौन सा, बी ऑप्शन दिख रहा है, द चाइल्ड इनवेड, गलत हो जाएगा, द चाइल्ड बर्निंग विथ फीवर टॉस्ड इन बेड हो जाएगा, यानी आप सब द चाइल्ड बर्निंग इन बेड, बेड में जल रहे बच्चा, ये सब तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन आपका केवल और केवल बी आंसर होगा। बी कैसे सही होगा ये भी सिखाते हैं। द चाइल्ड बर्निंग विथ फीवर, यहां गौर से देखिए, चाइल्ड नाउन हो गया, बर्निंग V4 हो गया, फीवर कल सिखा रहे थे आपको नाउन प्लस V4 प्लस नाउन, यानी रोज पार्टिसिपल का क्वेश्चन हम लोग के साथ आ रहा, नाउन प्लस V4 होनी चाहिए। वर्ब हम इसके अनुसार यूज करते हैं, वर्ब हम इसके अनुसार यूज करते हैं जब भी यूज करेंगे पार्टिसिपल को। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जितना भी आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल, उसका हम रिलेटिव प्रोनाउन से रीराइट कर सकते हैं।
प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन से रीराइट कर सकते हैं। जैसे देखिए, द चाइल्ड बर्निंग विथ फीवर, यानी फीवर से जल रहे बच्चा। फीवर से मतलब तेज बुखार लगने वाले बच्चा, यानी जिस बच्चे को तेज बुखार है। टॉस इन बेड, बेड पर बेचारा छटपटा रहा, बेड पर छटपटाया। देखिए तो इसको हम यूज करेंगे रीराइट। देखिए कैसे यूज करेंगे, लिखेंगे द चाइल्ड, द चाइल्ड, चाइल्ड के लिए हु यूज कर सकते हैं या फिर विच भी यूज कर सकते हैं यहाँ, लेकिन फीवर लगा हुआ बच्चे का तो हम हु यूज करेंगे, नहीं तो फिर विच या डैट से भी काम चला सकते हो। वास बर्निंग, बर्निंग विथ फीवर, फीवर कॉमा टॉस्ड इन बेड, इन बेड। बात समझ में आया? मतलब ये जो द चाइल्ड है, द चाइल्ड के अनुसार वाज होगा, इसी के अनुसार हम ये वर्ब यूज करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कहने का मतलब ये होगा, जितने दुनिया के पार्टिसिपल आएगा, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन से लिख सकते हैं। सारे पार्टिसिपल को हम रिलेटिव प्रोनाउन से लिख सकते हैं। बात समझाया? द चाइल्ड बर्निंग विथ फीवर, बुखार से जल रहे बच्चा, बेड पर, बेड पर पड़ा हुआ था। बेड पर मतलब बेड पर छटपटाया, बेड पर तड़प रहा था। तो वही यहाँ कह रहा है कि जो बच्चा फीवर से ग्रसित थे, जो बच्चा फीवर से एकदम तबाह हो रहा था, जल रहा था, वही बच्चा बेड पर पड़ा हुआ था, टॉस होगा, उछल रहा था, है ना? तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस भी हम इस तरह से सेंटेंस को हम यूज कर सकते हैं, सारे पार्टिसिपल को रिलेटिव प्रोनाउंस है। आंसर बी होगा। और ऐसे भी स्थान सूचक सबसे लास्ट में होते हैं, स्थान सूचक सबसे लास्ट में होते हैं। करा डिस्पैरिटी ऑफ द जीडीपी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, गौर से देखिएगा। करा द डिस्पैरिटी ऑफ द जीडीपी बिटवीन द रिच एंड द पुअर। यहाँ जो वर्ब स्टार्ट हो गया ना, तो इसके पहले जितना वर्ड्स आपको देखा सब के सब सब्जेक्ट के ग्रुप में चला आएगा, सारे वर्ड्स आपको सब्जेक्ट के ग्रुप में आएगा। यहाँ ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, बिटवीन आपको प्रीपोजिशन है। तो नियम कहता है कि प्रीपोजिशन अपने पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लेता है, चाहे दो या दो से ज्यादा नाउन क्यों ना जुड़ा रहे, 1 2 3 4 5 50 90 सब, यानी दो या दो से ज्यादा नाउन जब भी किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे तो सबसे पहले वाले प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार वर्ब आएगा। इसका मतलब जो नेक्स्ट वर्ब आएगा वो डिस्पैरिटी के अनुसार आएगा, है ना? द डिस्पैरिटी ऑफ द डीजीपी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच की जीडीपी की अंतर, डिस्पैरिटी, असमानता, हैज, यानी हैव नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। यहाँ तो क्लियर हो गया। देखिए जब भी हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, दो या दो से ज्यादा नाउन जब भी किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहेगा तो पहले वाले नाउन के अनुसार यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ यूज करा कि द डिस्पैरिटी ऑफ द जीडीपी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच की जीडीपी की असमानता, तो ये असमानता के अनुसार है, सही है, यानी आंसर सी नहीं, आंसर ये नहीं। हैज ब्रॉडेन इन द लास्ट सम डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ दशक में काफी गैप रहा, काफी फासला रहा। तो काफी फासला रहा तो हम उसमें यूज क्या करेंगे, वाइडन यूज करेंगे या ब्रॉडेन यूज करेंगे? ब्रॉडेन यूज करेंगे या वाइडन यूज करेंगे, ये बताइए आप। ब्रॉड, ब्रॉड खासकर जो होते हैं ना चौड़ा, ब्रॉडेन, ब्रॉडेन चौड़ा होता है, जो खासकर रोड के लिए यूज होते हैं, रोड के लिए यूज करते हैं, रिवर के लिए यूज करते हैं, नदी रोड नाला के लिए यूज करते हैं ब्रॉडेन। जबकि वाइडन, वाइडन जो यूज करते हैं वो रेंज के लिए यूज करते हैं, रेंज के लिए यूज करते हैं, है ना? रेंज के लिए हम वाइडन यूज करते हैं, लिख लो। गैप के लिए भी यूज इसी को करते हैं, गैप, गैप होता है ना, गैप के लिए, रेंज के लिए हम वाइडन का यूज करते हैं, जबकि ब्रॉडेन जो होता है चौड़ा होता है, रोड के लिए या रिवर के लिए यूज करते हैं, लिख लो। इसमें अक्सर आपको आउट लगा रहा था, ब्रॉडेन आउट लगा रहा था, ब्रॉडेन आउट आपको लगा रहेगा अक्सर, ब्रॉडेन आउट रोड या रिवर के लिए, ब्रॉडेन आउट साइनो आ जाएगा, वाइडन आउट, वाइडन आउट इसका साइनो आ जाता है फ्रेजल वर्ब में, ब्रॉडेन आउट का साइनो वाइडन आउट, रोड या रिवर को चौड़ा करना तो होते ब्रॉडेन आउट या वाइडन आउट, जबकि वाइडन होता है रेंज या गैप के लिए।
गैप के लिए, मैंने किसी को मिला 10 रुपया, किसी को मिला 90 रुपया, तो इन दोनों के बीच में कितना गैपिंग है, तो 80 रुपया का। तो ये जो होते फासला बताने के लिए बाइडेन का यूज करते हैं। किसका? बाइडेन का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। हालांकि ब्रोडेन जो आता है नॉलेज को भी इंक्रीज करता है। ब्रोडेन जो आता है, ब्रोडेन, साइनो इसका वाइडेन आ जाएगा, लेकिन यूज वही अलग अलग है ना। इसका साइनो हम यूज कर सकते हैं, एक्सपैंड भी यूज कर सकते हैं, एक्सपैंड भी हम इसका साइनो दे सकते हैं। बराबर कहेंगे इंक्रीज, किसमें किसमें बढ़ोतरी करेगा? इंक्रीज, इंक्रीज योर नॉलेज, योर नॉलेज, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, नॉलेज और एक्सपीरियंस में जब बढ़ोतरी करेगा, विस्तार करेगा, तो ब्रोडेन कहलाता। वाइडेन इसका साइनो, एक्सपैंड इसका साइनो है ब्रोडेन का। यानी ब्रोडेन का यूज हम एक और तरीके से करते हैं, नॉलेज को बढ़ाना या एक्सपीरियंस को बढ़ाने में भी यूज करते हैं। हाउ इज बियॉन्ड, लिखो हाउ इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, कर अब मेरे समझ से बाहर है। द बॉय कुड फॉल इन टू द डीप डिस, गड्ढा में लड़का गड्ढा में कैसे गिर गया, मेरे समझ से बाहर है। देखो भाई, मेरे समझ से बाहर है तो आंसर बन ही जाएगा। सबसे पहले हम ऑप्शन छांटते हैं। यहां लिखा हो हाउ, जब WS